हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 12th केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो आप 12th में आ चुके हैं, मतलब आप 11th की केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री क्या होती है, क्यों पढ़ी जाती है, इस बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था जो है हम पहले से जानते हैं कि पदार्थ या अपन द्रव्य अगर उसे कहें तो उनसे ये पता लगता है कि द्रव्य की जो है 3 अवस्थाएं होती है बेसिकली, ठोस, द्रव और गैस, जिनमें से वो जो पहली अवस्था है ठोस, उसे हम यहाँ पर अब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो एक तो हो गया सर ठोस, बाकी के 2 जो है वो द्रव और गैस होते हैं। तो द्रव और गैस उनके प्रवाह के कारण, क्योंकि द्रव में भी बहने का गुण होता है और गैस में भी बहने का गुण होता है, तो वो उस प्रवाह के कारण उनमें तरलता का गुण पाया जाता है, इसलिए वो तरल कहलाते हैं, लिक्विड। ओके, तो इसलिए उन्हें तरल हम कहते हैं। इन दोनों की जो अवस्थाएं हैं, इन दोनों अवस्थाओं में, मतलब द्रव में और गैस में, तरलता अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण होती है। जो उनके बीच जो जैसे द्रव होता है, कल 11th की जो क्लास थी उसमें बताया था कि द्रव का आयतन निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता। तो इनके अणुओं के बीच में थोड़ी दूरियां ज़्यादा होती हैं, तो अणुओं की गति की स्वतंत्रता के कारण उनमें तरलता का गुण पाया जाता है। इसके विपरीत ठोसों के अवयवी कणों में जो है निश्चितता पाई जाती है, नियमितता पाई जाती है, और इसी कारण से ठोसों की जो आकृति है, जैसे ये आपको ठोस दिख रहा है, इसकी आकृति ऐसी ही रहने वाली है। तो ये इस वजह से है क्योंकि इनके जो अवयवी कण है इसके अंदर, उनके मध्य एक निश्चित दूरी तय है और वो कभी नहीं बदलेगी। इस वजह से इसका आकार चेंज नहीं होता है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इससे ठोसों की कठोरता जो है, इससे ये जो गुण है ठोसों के बीच में, जो उनके स्थितियाँ जो है निश्चित होती है अवयवी कणों की, इससे ये निश्चित होता है कि उनकी जो कठोरता है वो कितनी है। जिस ठोस के अंदर जितने अवयवी कण हैं उसके अंदर बाउंडिंग जितनी मजबूत होगी, मतलब उसकी अवस्था जो है, उसकी स्थिति है, वो उतनी ही नियत है, उतनी ही निश्चित है। मैं कहा ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। संरचना एवं गुणों के मध्य सहसंबंध व वांछनीय गुणों वाले नए ठोस पदार्थों की खोज में सहायता करता है। जो संरचना एवं गुणों के मध्य सहसंबंध होता है वो वांछनीय पदार्थों की खोज के लिए सहायता करता है। जैसे कि सर आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, आपकी बुक आप ओपन कर लीजिए, आपको उसमें सहायता होगी, मेरे साथ साथ चलिएगा। कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो नए पदार्थ हैं। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है सर कि जिनकी क्षमता ऐसे पदार्थ देने की है, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं उनकी क्षमता ऐसे नए पदार्थ देने की है जो स्टील से अधिक मजबूत होंगे, एल्युमिनियम से अधिक हल्के होंगे और तांबे से अधिक विद्युत के कुचालक होंगे। ओके, सॉरी, सुचालक होंगे, मतलब तांबे से अधिक उसमें चालकता पाई जाएगी, तो ऐसे पदार्थ आपको भविष्य में देखने को मिल सकते हैं सर। मैं कहा ठीक है। तो 11th में आपने ये स्टडी कर ही लिया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो अब जो अपन पर्टिकुलर ठोस पढ़ने वाले हैं, तो उनमें ऐसा क्या है, अभिलक्षण कौन से हैं, कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन से गुण हैं जो द्रव और गैस से अलग हैं।
तो वो सर ये चीज़ें हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, उसे मेरे साथ साथ रीड करते जाइएगा आप कि वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। उनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है और उनकी जो है द्रव्यमान भी निश्चित होता है। मैं कहा ठीक है सर। अंतर आणविक दूरियां जो है, अंतर आणविक दूरियों से मेरा मतलब है जैसे कि एक अणु है, ये अणु है, ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर परमाणु होंगे थोड़े थोड़े, है ना। तो इनकी ये जो दूरियां हैं ये परमाणुओं से मिलकर के ही कोई अणु बनता है। आपने ये 11th में स्टडी किया हुआ है। तो ये दूरी निश्चित रहने वाली है। इसके बाद में अंतर आणविक जो बंध है, जिस बंध से ये जुड़े हुए हैं, ये बंध प्रबल होता है सर, काफ़ी मजबूत बंध होता है, आसानी से नहीं टूटता है। मैंने कहा ठीक है। आगे कि उनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है। सही बात है, होती है, निश्चित होती है, और वह केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर केवल और केवल दोलन कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई ठोस है, उसके अंदर कोई अणु है, तो वो सिर्फ अगर उसे हिलाया जाएगा, उठाया जाएगा, फेंका जाएगा, तो उनमें सिर्फ दोलन होगा, ऐसे आसपास, ऐसे इधर उधर हिल सकते हैं बस, नॉर्मली गति नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो इतना प्रबल है जो इन दोनों को गति करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वह असंपीडीय होते। असंपीडीय इन द सेंस, असंपीडीय का मतलब होता है कि वो दबते नहीं, आप इन्हें दबाया नहीं, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन संपीडीय नहीं है। ठीक है। और कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? मैंने कहा हाँ। अब ठोस के बारे में अपन ने ये जान चुके हैं कि ठोस कहाँ तक और कितने कितने गुणधर्म रखता है। तो सर इसी आधार पर ठोसों के दो प्रकार होते हैं। जैसे द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, वैसे ठोस के भी पर्टिकुलर 2 प्रकार होते हैं। ठोस 2 तरह के पाए जाते हैं। 2 तरह के ठोस कौन कौन से होते हैं सर? एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों ठोस हैं, लेकिन एक क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। मैंने कहा ठीक है। तो अंतर क्या होता है इन दोनों में? इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गुणधर्म क्या क्या होते हैं? तो अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर अब हम समझेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। बहुत सारे लघु छोटे 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 क्रिस्टल होते हैं, उनसे बने होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। मैं कहा ठीक है। अवयवी कण सुव्यवस्थित होते हैं, उनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं, मतलब वो निश्चित होते हैं कि हाँ वो ये है, वो वैसे ही रहेगा, उसे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सुव्यवस्थित का मतलब ये है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl, आपने देखा होगा NaCl, और आप इसकी संरचना के बारे में भी 11th में पढ़ चुके हैं। NaCl साधारण भाषा में हम इसे नमक बोल सकते हैं। तो ये क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है, सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज। ओके, तो ये 2 विशिष्ट उदाहरण हैं आपके क्रिस्टलीय ठोसों के। इसकी संरचना अगर हम देखें, आप या तो बनाना जानते होंगे और जो नहीं जानते वो देख लीजिए सर कि कैसे बनते हैं इसकी संरचना, और अभी आपको सारा कुछ एक इसमें पता लग जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में होते कैसे हैं और उनमें पैटर्न कैसा होता है। तो आप इसे मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा सर, क्योंकि आप ये बनाना सीख सकते हैं और इसकी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि इसकी संरचना बनाइए, नमक की संरचना। ठीक है, ओके सर, बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से नमक जो है बनाया जाता है। नमक किस तरह का होता है, इसका आपको
जो चित्र है 11th की बुक में मिलेगा, और जब हम 11th डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ आपको बताई जाएगी। मतलब आपको नहीं, 11th वाले जो हैं जिनके 11th है अभी, उनको बताई जाएगी। तो ये बनाते कैसे है आप ये सीख लीजिए, बहुत को आता होगा। ये 3D है सर। 3D में आप NaCl का जो चित्र है एक कण का, नमक के एक कण का, वो देख सकते हैं कि क्या इसमें क्या क्या किस तरह से बॉन्डिंग होती है, किस तरह से अणु इसमें रखे हुए होते हैं। इसको यहाँ से आप यहाँ मिलाएंगे, फिर इसके बाद में आप इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। आपको ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, दिख रहा है थोड़ा 3D में। फिर इसके बाद क्या होगा सर, एक लाइन इसके पैरेलल खींचिए यहाँ से, ये लेकर के ये इसके पैरेलल खींचिए सर। ओके, इसके पैरेलल है। अब इसको आप इससे मिलाइए, यहाँ इसको यहाँ मिलाइए, और अब वैसे ही जैसे ऊपर मिलाया हुआ है वापस से यहाँ मिला दीजिए। ये मिल गया। इसके बाद में इसके पैरेलल अब यहाँ खींचिए एक लाइन लाइक दिस, ये खींची हुई है। अब इसको उधर मिलाना है आपको, यहाँ मिलाइए। ठीक, अब इसको लास्ट वाले में मिलाइए जो ये है। ओके, मैंने कहा ये ठीक है। और आप अब इसे वापस से ऐसे मिला दीजिए। अभी तक ठीक है। फिर ये अब अंदर वाला है, इसे मैं थोड़ा डॉटेड बनाना हो ताकि आपको अंदर से दिखे, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा कि ये क्या बना क्या दिया है। बीच वाला पॉइंट इस बीच वाले पॉइंट से मिला हुआ है, और नाव इधर का ये बीच वाला पॉइंट इस बीच वाले पॉइंट से मिलेगा इधर जाके, ये। ओके, तो ये अंदर वाली जो है वो लाइन है। अब इसमें क्या होता है सर कि अगर यहाँ पर मान लीजिए ये Na है, Na सोडियम, इस तरह से, तो फिर ये क्लोराइड होगा, Cl होगा, फिर ये Na होगा, मतलब खाली वाला ये Na। इस तरह से ये Na है, तो फिर अब ये Cl होगा, और ये वापस से Na है। फिर ये क्या है, Na है, Cl, Na, ये क्या होगा, एक छोड़ के एक, हाँ बिल्कुल, ये Na है तो ये Cl होगा, ये Cl है तो यहाँ Na आएगा, Na Cl, ये Cl है, यहाँ क्या आएगा, Na आएगा, Na। ये थोड़ा इसमें डिफरेंस करने के लिए बना रहा हूँ मैं। ये Na है तो यहाँ क्या आएगा, Cl आएगा, Cl है तो यहाँ क्या आएगा, Na आएगा, Na है तो इधर Cl है, Cl, यहाँ Cl आएगा। फिर यहाँ जब ये Na है तो नीचे भी क्या आएगा, Cl आएगा। ठीक है, अब Cl है तो इधर Na आएगा, ऐसे ही पूरा। और अभी आपको पैटर्न लगेगा कि सुव्यवस्थित का मतलब वास्तविकता में होता क्या है। ठीक है, Na, नाउ दिस इज़ द Na, देन यहाँ पर जो आएगा नेक्स्ट पोजीशन पर, यहाँ आएगा Cl। अब यहाँ Cl है तो यहाँ आएगा Na, यहाँ Na है तो यहाँ आएगा Cl। देख लीजिएगा सारी जगह एक छोड़ के एक ही मिलेगा आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ सॉरी, ये लाइक Cl है तो यहाँ क्या आना चाहिए, Na आना चाहिए, Na, ये Na है तो यहाँ आपका Cl आ जाएगा, Cl। नाउ Cl जस्ट इसके बाद में आएगा Na, ये Na हो गया। अब जब यहाँ Na है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा Cl,
Cl है तो यहाँ क्या आना चाहिए, Na आना चाहिए। Na है तो यहाँ Cl आएगा, ठीक। Cl है, Na आ गया। हाँ, Cl है तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ सर Na आना चाहिए, Na। मेरा ठीक है, Na ही है, ओके। Na है, Na है, और आपको ये भी डॉटेड 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 करना था, ठीक है। ये Na है तो यहाँ Cl आएगा, Cl, और यहाँ वापस क्या आएगा, Na। हो गए सारे। तो अब आप जब इसे देखेंगे NaCl को, तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप इस एक स्ट्रिप को देखिए और इससे सारा उधर का अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या आएगा। तो अब आपको ये पूरा 3D में दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो हम संरचना की बात कर रहे थे, जिस पैटर्न की बात होते हैं, तो क्रिस्टलीय टोसम। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हर जगह एक को छोड़ के दूसरे के बाद में NaCl है। ये देखो NaCl 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 Cl NaCl NaCa। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब आप अगर इसका एक कोना उठाएंगे इधर से पकड़ के, इस कोने की स्टडी करेंगे, इससे आपको पूरा पता लग जाएगा पूरे यौगिक के बारे में। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इसमें सारे में यही है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस वजह से क्रिस्टलीय ठोसों में ये सममितता पाई जाती है। यहाँ से क्लियर है। क्वार्ट्ज का चित्र भी ऐसा ही होता है, बताएंगे आपको, आपकी बुक में दे रखा है, आप वहाँ देख लीजिए। इसके बाद में अक्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोस शब्द अमोर्फोस, ग्रीक शब्द है अमोर्फोस, उससे मिलकर के बना हुआ है सर, उससे बना है, जिसका अर्थ है जिसकी आकृति नहीं हो, ठीक। आकृति नहीं होना, अमोर्फोस का अर्थ होता है आकृति नहीं होना। अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई एक प्रॉपर आकृति तो होती है, बट प्रॉपर आकृति नहीं होती है। जैसे हम इसमें अनुमान लगा रहे हैं, उसमें अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि यहाँ कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ उसमें पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो आप उसे एक उसका टुकड़ा पकड़ करके उसके पूरे उसकी स्टडी नहीं कर सकते ठोस की, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। तो अक्रिस्टलीय ठोस असममित आकृति के कणों से बने होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज तो क्रिस्टल होता है, लेकिन क्वार्ट्ज कांच होता है, वो अक्रिस्टलीय होता है। क्वार्ट्ज कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय होता है सर। अब इसके जस्ट बाद आपकी बुक में दिया हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या अंतर होता है देखिएगा आप, उसमें आपको दिखेगा यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में, डायरेक्ट क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आता है और ये डायरेक्ट आता है। तो आप शुरू में गुण, तो गुण आकार, क्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित होता है, अभिलाक्षणिक होता है और ज्यामितीय आकार होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों की असमाकृति होती है, उनका कोई मतलब सममिति नहीं पाई जाती, उनके अंदर सममित नहीं होता, सिमेट्री नहीं पाई जाती, ठीक है। गलनांक, गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। कौन पिघलते हैं? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, धीरे धीरे जो है वो नरम पड़ते हैं सर। मैं कहा ठीक है। फिर इसके बाद में विपतन का गुण, जैसे कि तेज धार वाले औजार से इसे काटा जाए
तेज़ धार वाले औजार से हम इसे यहाँ से काट देते हैं, बीच से, इस स्ट्रिप से, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे तो ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा और नई जनित सतहों जो होगी वो सपाट और चिकनी होगी, और 2 टुकड़ों में ये 2 सममित टुकड़ों में ये बट जाएगा। वैसे अक्रिस्टलीय ठोसों में ये सब कुछ नहीं होता है। तेज़ धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले 2 टुकड़ों में कट जाता है, जिनकी सतह अनियमित होती है जगह, ठीक है। गलन एंथैल्पी, गलन एंथैल्पी से मतलब समझेंगे हम क्या होता है, मतलब इन्हें गलाना, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए। तो इनकी गलन जो एंथैल्पी होती है, इनकी क्रिस्टलीय ठोसों की गलन एंथैल्पी जो होती है, अब देखिए वो निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। निश्चित और अभिलाक्षणिक से मतलब है कि एक प्रॉपर है, आप तो सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पर गलने लग जाएगा, या जैसे आइस है वो 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने पर वो पिघलने लग जाती है, तो गलन एंथैल्पी मतलब वो निश्चित है, ठीक है ना। वैसे इनकी एंथैल्पी जो है वो निश्चित नहीं हो सकती, किनकी अक्रिस्टलीय ठोसों की, बता नहीं सकते अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। फिर जो दशिकता होती है, देशिकता, वो क्या होती है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम देशिक होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं। कैसे सर, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें कुछ भी, जैसे यहाँ पे Na, जैसे मान लीजिए अगर अक्रिस्टलीय होता तो यहाँ भी Cl है, फिर यहाँ Cl होता, फिर यहाँ Cl होता, फिर यहाँ Na आ जाता, Na आ जाता, Na आ जाता। तो अब आप क्या करते, इस दिशा में जाते तो आपको समदेशिकता मिल रही है, मतलब ये अक्रिस्टलीय है, इस दिशा में जा रहे हो आप, यहाँ पे समदेशिकता देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप क्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे तो वहाँ आपको विषम देशिकता, जब आप इस दिशा में जाएंगे तो आपको विषम देशिकता देखने को मिलेगी। कभी Na आ रहा है, Cl आ रहा है, फिर Na आ रहा है। इस दिशा में जाओ, Cl आ रहा है, Na आ रहा है, Cl आ रहा है। इस दिशा में गए, Na आ रहा है, Cl आ रहा है, Na आ रहा है। तो विषम देशिकता यहाँ पर आपको दिख रही है स्पष्ट रूप से। इसके बाद में इनकी प्रकृति जो होती है, वास्तविक ठोस जिन्हें कहते हैं वास्तविक ठोस, वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। वास्तविक ठोस का मतलब क्रिस्टलीय ठोस ही है। तो अक्रिस्टलीय ठोस फिर क्या होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते, होते हैं सर, वो आभासी ठोस होते हैं। ठोस होते हैं लेकिन आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कह सकते हैं, अतिशीतित। अब आप अतिशीतित वर्ड से क्या समझते हैं, जिनकी श्यानता बहुत अधिक है। श्यानता मतलब बहने का गुण जो होता है, किसी भी द्रव का बहने का गुण श्यानता कहलाता है। तो वो जो श्यानता है वो बहुत ज़्यादा वाली श्यानता होती है। तो आप ऐसे बोल दिए अतिशीतित द्रव होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद है सर कि अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था इनमें दीर्घ परासी होती है। आप कितनी भी दूर चले जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, या यहाँ चले जाइए, ये यहाँ से यहाँ चले जाइए, निश्चित होती है परासित में व्यवस्था जो है दीर्घ परासी होती है। सेम पैटर्न फॉलो होता है बहुत दूर तक पूरे क्रिस्टल में, लेकिन ऐसा आपको अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं मिलेगा। अक्रिस्टलीय ठोसों में आपको यहाँ पर NaCl 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 मिल रहा है। थोड़ी दूर जाओ हो सकता है Na मिले, फिर थोड़ी दूर जाओ हो सकता है Cl मिले। तो ये अक्रिस्टलीय ठोसों में ये दुविधा होती है सर कि उनमें पैटर्न फॉलो नहीं होता, वो लघु परासी होते हैं। जैसे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके यहाँ तक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने अभी तक जो रीड किया उसी के बारे में है। तो अगर आपको उनके आंसर्स आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो हम अगली वीडियो में डिस्कस ये करेंगे ही। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे इससे आगे जो सेकंड क्लास होगी उसमें, और उस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, डन, थैंक यू।